हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। गाइज, आज हम अपने नए वीडियो में एसईसी के तहत जो टॉपिक है मराठा हिस्ट्री, उसके पहला चैप्टर मराठाओं के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मराठाओं के उत्कर्ष के लिए कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से मराठा शक्ति का उत्थान हुआ, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये जो कंटेंट है आपको हमारे इस चैनल पे प्राप्त हो जाएंगे। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मराठों का उत्कर्ष। यहाँ पे आप चैप्टर में देख पा रहे होंगे, मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की विजय एवं उनका प्रशासन। ये हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज हमें केवल मराठों का उत्कर्ष के बारे में पढ़ना है और इसके लिए जो उत्तरदायी कारण है उसी के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो नीचे लिखा हुआ है मराठों के उत्कर्ष के उत्तरदायी तत्व, है ना। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मराठों का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने एक ओर साम्राज्य के पतन को निकट लाया, है ना, मुगल साम्राज्य के पतन को निकट लाया, तो दूसरी ओर एक लंबे समय तक भारत में हिंदू साम्राज्य के स्थापना के स्वप्न को जीवित रखा। कुछ आधुनिक इतिहासकार मराठों के उत्कर्ष का पूर्ण श्रेय शिवाजी को देते हैं, है ना। कुछ लोगों का मानना था कि जब शिवाजी प्रशासन तंत्र में आया तो उनके काल में ही मराठा साम्राज्य का उत्थान हुआ और पूर्ण रूप से उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है ग्रांड टफ, है ना, ग्रांड टफ का कहना है कि 19वीं सदी में मराठों का उत्कर्ष अचानक हो गया, परंतु यह कथन आधारहीन है ना, किसी प्रकार से सत्य नहीं है। अचानक मराठा शक्ति का उदय नहीं हुआ था, ठीक है। इसी के संदर्भ में कुछ एक और इतिहासकार हैं, डॉक्टर आशीर्वादी लाल। उन्होंने कहा है कि मराठा शक्ति का उत्थान लगभग 200 सालों की कहानी थी, है ना। आशीर्वादी लाल ने कहा है कि यह तो 200 वर्ष की उस तैयारी का स्वाभाविक परिणाम था जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के प्रयत्नों से प्राप्त हुआ था, और उसने जनता की छिपी हुई शक्ति को उभार कर उसमें नवीन जीवन और आशा का संचार कर दिया था, है ना। मराठों के उत्कर्ष के संबंधित जो भी कारण थे उसको एक एक पॉइंट में करके हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला कारण है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, है ना। तो मराठों के उत्कर्ष में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का जितना हाथ रहा है उतना और किसी तत्व का नहीं है ना। मराठों का देश महाराष्ट्र नर्मदा नदी के दक्षिण में उन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में है जो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों में के समानांतर चलती हैं। इसके पश्चिमी भाग में पर्वतों की एक लंबी श्रेणी है, एक लंबी श्रृंखला है, जिन्हें पश्चिम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पश्चिम घाट कहा जाता है ना। महाराष्ट्र में वर्षा की कमी के कारण यहाँ किसान कड़ी मेहनत करके भी पर्याप्त फसल उत्पादित नहीं कर पाते थे। इस कारण, है ना, इस प्रकार की कठोर भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के निवासियों को परिश्रमी और कठोर जीवन व्यतीत करने का अभ्यस्त बना दिया था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति युद्ध के लिए बहुत उपयोगी थी, क्योंकि चारों तरफ से घिरी हुई थी, है ना। वहाँ जो भी व्यक्ति रहता उसको शत्रुओं से कम खतरा था, क्योंकि शत्रु अगर वहाँ पे आक्रमण करने जाता तो तीन तरफ तो पर्वत श्रृंखलाएं थी, एक तरफ नर्मदा नदी घाटी थी, है ना। तो चारों तरफ से सुरक्षित एरिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृति के इन अजय किलों तक पहुँचना शत्रु के लिए आसान नहीं था, जबकि मराठे इन क्षेत्रों से अभ्यस्त थे, मतलब पूरा वो जानते थे उन क्षेत्रों को के बारे में कि कहाँ पे कौन से पर्वत श्रृंखला हैं और किस रास्ते से जाएंगे तो कहाँ पे निकलेंगे, कहाँ पे कौन सा खंडर है, कौन सा गुफा है, इस सभी चीज़ें मराठा जानते थे। लेकिन जब कोई बाहरी शत्रु वहाँ पे जाता था तो उसको इन पहाड़ियों के इलाकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे कि वो लोग फंस जाते थे और वो शिकार हो जाते थे, है ना। मराठा जो सैनिक थे उनको बड़े ही आसानी से मार देते थे, ठीक है। और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में मराठाओं ने छापामार युद्ध प्रणाली में भी निपुणता प्राप्त की थी, है ना, क्योंकि वो छिप छिप कर लड़ते थे, छिप करके लड़ते और फिर छिप जाते, मारते और छिप जाते, इस प्रकार की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया था।
इस प्रकार महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है एक उत्तरदायी कारण बनता है मराठा शक्ति के उत्थान का, क्योंकि भौगोलिक स्थिति किसी भी साम्राज्य के उत्थान के लिए या किसी भी साम्राज्य के बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी एक साम्राज्य के उत्थान के लिए उत्थान में सहयोगी बनी। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो एरिया था वहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सह्याद्री पर्वत है और भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो उन पर्वत श्रृंखलाओं से वो एरिया पूरा घिरा हुआ था और एक तरफ से नर्मदा नदी घाटी से घिरा हुआ था। ठीक है, और ये जो है एक तरीके से उनके सुरक्षा के द्वार के रूप में भी यूज होते थे। ठीक है, ये है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। अगला हम देखेंगे सैनिक वृत्ति। अगर हम सैनिक वृत्ति की बात करें तो महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने मराठों को सैनिक वृत्ति अपनाने के लिए प्रेरित किया। मराठा कृषक में एक आदर्श सैनिक के समस्त गुणों का समावेश था। उसके सैनिक गुणों के कारण ही दक्षिण के मुसलमान रियासतों ने उन्हें अपनी सेना में लेना प्रारंभ किया। दक्षिण के मुसलमान शासक की ओर से मराठों ने दिल्ली के शासकों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े तथा अपनी वीरता और साहस का परिचय भी दिया, है ना। बहुत सारे युद्ध भी लड़े थे। दक्षिण भारत की जो मुस्लिम रियासतें थी वहाँ के जो लोग थे, शासक थे, वो मराठा सैनिकों को अपने युद्ध में लेते थे। और दिल्ली के बहुत सारे शासक थे, उस टाइम पे चूँकि मुग़ल काल चल रहा था दिल्ली में, तो मुग़लों से उन लोगों ने युद्ध भी करा था और जो मराठा सैनिक थे अपने वीरता का परिचय युद्धों में दिखाए थे। चलिए आगे देखेंगे कि दक्षिण के मुसलमान शासकों को मराठा राजनीतिक तथा सैनिक पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि सभी पर्वतीय दुर्ग मराठाओं के ही हाथ में थे। इस प्रकार मराठों को सैनिक तथा प्रशासकीय अनुभव प्राप्त हुए। इनका लाभ उन्हें तब मिला जब उन्हें एक राष्ट्र के रूप में खड़े होने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। चूँकि महाराष्ट्र के जो भी किसान थे, जो भी लोग थे, भौगोलिक स्थिति की वजह से वो इतने परिश्रमी हो गए थे कि जैसे किसान थे तो किसान को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता था अपने फसल को उत्पादित करने के लिए, जिससे कि उनका शरीर हिष्ट पुष्ट और मजबूत था। और एक सैनिक के लिए एक मजबूत शरीर वाले व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। तो जो दक्षिण भारत की रियासतें थी, मुस्लिम रियासतें, उनको जब सेना की आवश्यकता होती थी तो महाराष्ट्र के लोगों को ही सेना के रूप में वो लोग लेते थे और युद्ध लड़ने जाते थे। तो इस प्रकार से सैनिक वृत्ति के तौर पे भी वो लोग प्रशिक्षित हो गए और जब उन्हें अपना साम्राज्य बनाना हुआ तो उसमें एक तरीके से ये लोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। महाराष्ट्र के लोग और वहाँ के किसान और वहाँ के जो सेनाओं के दूसरी रियासतों में सेना के तौर पर लड़ने वाले लोग थे, उन लोग, है ना। तीसरा प्रमुख कारण अगर हम देखें मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो महाराष्ट्र के निवासियों का चरित्र तीसरा महत्वपूर्ण कारण है। इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मराठे के चरित्र में ऐसे गुणों का समावेश हुआ जिनके कारण वे अन्य प्रदेशों के निवासियों से भिन्न हो गए, है ना। उनके गुणों में ऐसा गुण प्रवेश हुए उनके चरित्र में कि वो प्रदेश के अन्य लोगों से भिन्न हो गए, अलग हो गए, है ना। वे सीधे साधे बलवान, है ना, परिश्रमी, दिलेर, साहसी, धैर्यवान, स्वाभिमानी तथा ईमानदार थे, है ना। वो सीधे साधे थे, हिष्ट पुष्ट थे, बलवान थे, परिश्रमी थे, है ना, बहुत मेहनत करते थे, दिलेर थे, दिल के साफ थे, दिल के अच्छे व्यक्ति थे, साहसी थे, वो किसी प्रकार का कोई उनको डर भय नहीं लगता था, धैर्यवान थे, है ना, किसी छोटी छोटी बात पे उतावले नहीं हो जाते थे, वो धैर्य रखते थे किसी भी चीज़ पे, है ना। स्वाभिमानी थे, अगर कोई उनकी इज्जत आबरू पे हाथ डालता था तो उसको सहते भी नहीं थे, और अपने कार्य के प्रति ईमानदार थे। इन सभी गुणों की वजह से वो वहाँ के रहने वाले लोगों से क्या हो गए, थोड़ा भिन्न हो गए। सर जदुनाथ सरकार एक इतिहासकार हैं और वे लिखते हैं कि महाराष्ट्र के कठोर जीवन के कारण, है ना, यहाँ पे है, महाराष्ट्र के कठोर जीवन के कारण मराठों की स्वभाव में अपने आप एक भरोसा रखना, साहस, मेहनत, ढोंग रहित सीधा साधा व्यवहार, समाज में सबके साथ एक सा व्यवहार और हर एक आदमी को अपनी इज्जत का ध्यान तथा स्वाधीन रहने की इच्छा इत्यादि बड़े बड़े गुण उत्पन्न हुए थे।
और मराठों के इन गुणों ने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने में विशेष मदद की, है ना। तो हमने महाराष्ट्र के निवासियों के चरित्र को देखा, जिसमें देखा कि महाराष्ट्र के जो भौगोलिक परिस्थितियां थी उसके कारण मराठों के जो चरित्र थे, चरित्रों में ऐसे गुणों का समावेश हो गया था जो वहाँ रहने वाले बाकी लोगों से वे भिन्न हो गए थे, है ना। उनमें हर एक प्रकार का गुण मौजूद था वहाँ के लोगों में। वो सीधे साधे भी थे, वो हिष्ट पुष्ट बलवान भी थे, वो बहुत मेहनती भी थे, दिल के साफ लोग भी थे, है ना, बहुत साहसी थे, है ना, कठोर से कठोर परिस्थिति में भी अपना धैर्य वो नहीं खोते थे, है ना, स्वाभिमानी थे और ईमानदार भी थे। और इन सभी गुणों की वजह से ही उनके चरित्र, उनके जो गुण थे वहाँ के लोगों से भिन्न हो गए थे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के निवासियों का चरित्र भी एक प्रमुख कारण बनता है मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का, उत्थान का, है ना। चौथा पॉइंट अब हम देखेंगे कि राजनीतिज्ञता और यथार्थवादिता के पक्षधर। तो मराठों को प्रकृति ने यथार्थवादी बना दिया था। स्वाभिमान के लिए वे मर मिटने को तैयार रहते थे, है ना। अपनी इज्जत, अपने स्वाभिमान को सब कुछ समझते थे, और अगर कहीं आवश्यकता पड़ती थी, है कि अगर जान देना पड़े तो उससे भी वो पीछे नहीं हटते थे, है ना, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता वो अपने इज्जत को देते थे, है ना। इसके साथ ही शत्रु को कूटनीति से परास्त करने में भी वे नहीं चूकते थे। एल्फिस्टन एक व्यक्ति हैं और वो लिखते हैं कि एक मराठा सदैव ही संघर्ष के परिणाम के विषय में पहले विचार करता है और अपने लक्ष्य सिद्ध के लिए किसी भी साधन को प्रयुक्त करने में आगा पीछा नहीं सोचता, और सफलता के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि देकर अपनी पूरी शक्ति और जीवन की बाजी लगा देता है ना। मान अभिमान के पचड़े में वह अपने जीवन या लक्ष्य के बलि देने की कल्पना भी नहीं करता, है ना। तो राजनीतिज्ञता और यथार्थवादिता में हमने यही देखा कि मराठों की प्रकृति ने यथार्थवादी बना दिया। बहुत स्वाभिमानी थे वे, अपनी इज्जत, अपने आबरू के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे और अपने लक्ष्य को किसी भी परिस्थिति में वो प्राप्त करते थे, है ना। ये चीज़ें थी। पांचवा जो मुख्य पॉइंट है वो आपका है मराठी भाषा तथा साहित्य के प्रारूप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो मराठी भाषा तथा साहित्य ने मराठों को एक मंत्र में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि धार्मिक गीत साहित्य महाराष्ट्र के निवासियों को एक दूसरे के निकट लाया, क्योंकि वहाँ की जो भाषा है मराठी भाषा, वो वहाँ के लोगों को संगठित की, क्योंकि मराठी भाषा मराठा के लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती थी। तो वो जो साहित्य थी वहाँ का, या वहाँ के जो भाषा लैंग्वेज थी, उसके माध्यम से भी वहाँ के लोग संगठित हुए और एक साम्राज्य को बनाने में, एक अलग साम्राज्य को बनाने में योगदान दिया। ठीक है, तो मराठी भाषा और साहित्य भी वहाँ के साम्राज्य का गठन करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो भी ग्रंथ या जो भी साहित्य मराठी भाषा में लिखी जाती थी उसे वहाँ के लोग बड़े ही आसानी तरीके से समझ जाते थे, है ना। तो ये भी बड़ा फैक्ट बनता है मराठा साम्राज्य के उत्थान का। छठवां नंबर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है अगला पॉइंट कि महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति, है ना। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। महाराष्ट्र की धार्मिक जागृति देखेंगे कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में, यहाँ पे है 15वीं और 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति का वातावरण तैयार हुआ। एक व्यक्ति रनाडे हैं और रनाडे कहते हैं कि इस धार्मिक सुधारवाद के नेता संत, योगी, कवि और बड़े दार्शनिक थे, है ना। ये जो धार्मिक सुधार का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, इसके नेता कौन थे, लीडरशिप करने वाले कौन थे, तो बड़े बड़े संत थे, बहुत बड़े बड़े योगी थे, कवि थे, है ना, शिक्षित लोग, कवि लोग, और दार्शनिक थे, जिनका जन्म ब्राह्मणों से कहीं अधिक दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, माली, वणिक, नाई इत्यादि निम्न श्रेणी के जातियों में हुआ था। और ये जितने संत थे, योगी थे, कवि थे, इन सभी का जन्म छोटे वर्ग, एक तरीके से कह सकते हैं बढ़ई हो गए, कुम्हार हो गए, माली हो गए, वणिक हो गए, इन सभी वर्ग के श्रेणी में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति संतों ने आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तैयार की और एक नाथ तुकाराम, रामदास, वामन, पंडित आदि भक्ति संतों ने ईश्वर की दृष्टि में सबको समान स्वीकार किया। इनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि से सब एक हैं, ना तो कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना किसी प्रकार का जाति पाति है, ना कोई किसी प्रकार का रूप रंग के प्रति भेदभाव है, ना ही वंश परंपरा। इन सभी चीज़ों को ताक पे रखते हुए उन लोगों ने सबको एक दृष्टि से देखने का प्रयास किया, है ना, और भेदभाव को हटा दी। मराठों में भ्रातृत्व की भावना
प्रबल थी, मतलब भाईचारा कह सकते हैं, एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे से जो संबंध होते हैं, है ना, वो प्रबल थी, मजबूत थी। और ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मराठा साम्राज्य के उत्थान में, है ना। समर्थ रामदास ने दास बोध नामक ग्रंथ में कर्मयोग तथा आत्म संयम पर विशेष बल दिया है। यहाँ पे लिखा है समर्थ रामदास और इसके आगे ये है ना, संयम पर विशेष बल दिया है। उनका कहना है कि सभी कुछ तो छीन लिया, है ना, अब तो सिर्फ मातृभूमि ही रह गई है ना। उनका कहना था कि यहाँ के जो विदेशी आक्रांता, चाहे मुगल हो चाहे कोई और हो, कोई और शासक हो, उन लोगों ने सब कुछ छीन लिया है हमसे। अब हमारे पास केवल और केवल मातृभूमि ही रह गई है और अब हमें इसे बचाना है और एक नई साम्राज्य को बना करके हमें जो है महाराष्ट्र की क्षेत्र की रक्षा करनी है। इस प्रकार से समर्थ रामदास ने अपने शब्दों में, अपने ग्रंथ में इस वाक्य को लिखने का प्रयास किया है। नीचे एक और इतिहासकार हैं सर जद्दूनाथ सरकार, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हैं। इनका कहना है कि भक्ति संतों ने महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति, है ना, धार्मिक जागृति के माध्यम से मराठों में सामाजिक समानता तथा राजनीतिक चेतन जागृत करने में सफलता प्राप्त की। स्वाधीनता तथा हिंदुओं के प्रति प्रेम की भावना ने उन्हें एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की प्रेरणा दी, है ना। उनको क्या कहा कि उनका कहना था कि स्वाधीनता तथा हिंदू प्रेम भाव जो है, मतलब हम लोग का शासन चले और महाराष्ट्र में सब लोग एक होकर के रहें, है ना, विदेशी आक्रांता हमारे ऊपर शासन न चला सके। इस दृष्टि से वहाँ के लोगों ने साथ दिया और वहाँ पर एक नई साम्राज्य का उत्थान होने में लोगों ने योगदान दिया। और उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण जो है महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति भी रही, है ना। सातवां मुख्य पॉइंट है इसमें कि शिवाजी का योग्य नेतृत्व, है ना। शिवाजी तो एक मुख्य पार्ट से हैं ही। उन्हीं के काल में चूँकि महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य पूर्ण रूप से डेवलप हुआ था, चारों तरफ फैला था, विस्तृत हुआ था, तो उनका योग्य नेतृत्व भी मराठा साम्राज्य के उत्थान के लिए बड़ा ही उत्तरदायी रहा है। उसको हम देखेंगे। महाराष्ट्र में जो नवीन चेतना जागी उसे सही दिशा देने का काम शिवाजी ने किया। वे सही अर्थों में राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने बिखरी हुई मराठा जाति को एक झंडे के नीचे एकत्रित करने में सफलता प्राप्त की और उनको संगठित करके एक नया साम्राज्य बनाया। और एक नया साम्राज्य बनाने के बावजूद भी उन्हें सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से हर प्रकार से मजबूत किया और महाराष्ट्र में अपनी एक नई साम्राज्य गठित करके वैश्विक स्तर पर उसे ख्याति दिलाने का काम किया। तो शिवाजी का योग्य नेतृत्व मराठा साम्राज्य के उत्थान के लिए बड़ा ही सहयोगफुल रहा है, हेल्पफुल रहा है ना। तो हमारा मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष से संबंधित जो कारण था वो यही था, 7 पॉइंटों में दी हुई है इस बुक में और इसको हमने अभी पढ़ा। तो इससे संबंधित यदि कोई डाउट्स हो किसी पॉइंट पे, कारण में किसी पॉइंट पे डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पुनः एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको वो डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ हर रोज़ हमारे चैनल पे आएंगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।